प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल भूगोल में 8th ए पेपर जो है राजनीतिक भूगोल का है हमारा। तो इस नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी कोरोना गया नहीं है, तो वीडियो के माध्यम से और ई कंटेंट्स के माध्यम से आप लोगों तक विषय की अध्ययन सामग्री पहुंचाने का हमारा प्रयास है, ताकि आप लोग इस नए सत्र में अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रख सकें। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। तो आइए आज हम राजनीतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, भूगोल को सामान्यतः दो वृहत शाखाओं यानी प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभक्त किया जाता है। प्रारंभ से ही भूगोल की, जैसे पहले तो एक सारी शाखाएं एक ही भूगोल में चलती थी, लेकिन फिर उसके बाद में दो शाखाएं हुई, प्राकृतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है। तो जहां प्राकृतिक भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के विविध तथ्यों और उनके पारस्परिक अंतर संबंधों का हम लोग क्रमबद्ध व तर्कसंगत विश्लेषण करते हैं, तो वहीं मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक कार्यात्मक अंतर संबंधों का क्षेत्रीय क्रमबद्ध अध्ययन हम करते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल की दोनों शाखाएं, लेकिन वर्तमान युग में भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण या आर्थिक उपादानों के वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके क्षेत्र में अनेक विषयों जैसे धर्म है, चिकित्सा है, विज्ञान है, जातीयता है, कला है, राजनीतिक और सामाजिक आदि इसमें समा गए हैं। तो वर्तमान काल में भूमंडल का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी राजनीतिक इकाई से संबद्ध है और राजनीतिक इकाई या राज्य पूर्णतया भौगोलिक वातावरण पर निर्भर है। ठीक है। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, जैसे धर्म है, चिकित्सा है, विज्ञान है, जातीयता है, कला है, राजनीति, सामाजिक आदि जो तथ्य है वो भूमंडल पर है और ये किसी न किसी रूप में राजनीतिक इकाई से संबंध है। और राजनीतिक इकाई या राज्य पूर्णतया भौगोलिक वातावरण पर निर्भर है। तो राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है और भूगोल की महत्वपूर्ण एक विकसित शाखा है के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। यानी राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की धरा से उद्भूत भूगोल की एक नवीन शाखा है, जिसमें दोनों ही भौतिक और मानवीय कारकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य जैसे परिभाषा के रूप में हम देखें इसको, तो राजनीतिक भूगोल के संबंध में प्राचीन काल से ही अनेक विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, किंतु प्रारंभ में राजनीतिक भूगोल पर केंद्रित न होकर सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। सन 1756 में कांट ने कहा कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी पारस्परिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। सर्वप्रथम सन 1756 में कांट ने कहा था कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। जो राजनीतिक इकाई है उसके पीछे क्या प्राकृतिक पृष्ठभूमि है, इन सब चीजों का इसमें अध्ययन करते हैं कांट के अनुसार। तो राजनीतिक भूगोल एक गतिशील विषय है, क्योंकि पृथ्वी पर राजनीतिक घटनाएं दूसरे मानवीय व्यवहारों की अपेक्षा तीव्र गति से
परिवर्तनशील होती है। जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तीव्र गति से परिवर्तनशील होता है, इसलिए जो राजनीतिक भूगोल है वो भी एक तरह से गतिशील विषय है, क्योंकि उन सब घटनाओं का अध्ययन हम इसमें जोड़ते जाते हैं या करते हैं, तो इसलिए इसको गतिशील विषय कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसके विषय क्षेत्र, संकल्पना और अध्ययन विधियों के स्पष्टीकरण के पश्चात राजनीतिक भूगोल की परिभाषा देना थोड़ा सरल हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि जैसे राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ तो अब वो स्पष्ट हो गई यह चीज, तो उसके कारण से इसकी परिभाषा देना थोड़ा सरलता हुआ। सर्वप्रथम अमेरिकी राजनीतिक भूगोलवेत्ता स्प्राउट ने राजनीतिक भूगोल की परिभाषा 1931 में दी। सर्वप्रथम स्प्राउट ने राजनीतिक भूगोल की परिभाषा 1931 में दी। तो उन्होंने राजनीतिक भूगोल को राजनीति शास्त्र के अंग के रूप में भी स्वीकार किया। इसके पश्चात अनेक जर्मन, अमेरिकन, ब्रिटिश व अन्य देशों के भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं दी है, और हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करें। परिभाषाओं में सर्वप्रथम बात करते हैं हम एन.जे.जी. पॉन्ट्स के अनुसार। एन.जे.जी. पॉन्ट्स के अनुसार तो उन्होंने कहा, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संशोधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। यानी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन संगठित क्षेत्रों को, उनके संसाधन विस्तारों को एवं उनके कारणों से संबंधित चीजों को जानते हैं, जिसके कारण से ये जो है एक भौगोलिक स्वरूप विकसित होता है। तो कार्लसन के अनुसार हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। यानी कार्लसन ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी से मतलब प्राकृतिक वातावरण एवं राज्य के अंतर संबंध, तो राज्य के अंतर्गत जो भी मतलब से प्राकृतिक तत्वों को लेकर जो विकास का आयाम स्थापित किया जाता है, जो भूदृश्य निर्मित होता है, वो सारा का सारा अंतर संबंध होता है। तो राजनीतिक भूगोल पृथ्वी और राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। मतलब राज्यों का भौगोलिक संबंध क्या है, राज्य में किस तरह का भौगोलिक वातावरण, इस सब बातों को इसमें हम अध्ययन करते कार्लसन के अनुसार। रिचर्ड हार्टसॉन ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। यानी कार्लसन ने, रिचर्ड हार्टसॉन ने कहा है कि राजनीतिक विभिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर, यानी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों से मतलब से जो भी राजनीतिक उपक्रम है, चाहे वो सरकार है, चाहे उसके जो भी है, उस उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों से संबंधित संबंधों से अध्ययन करता है। तो ये रिचर्ड हार्टसॉन ने कहा है। फिर इसके बाद में एक और परिभाषा पर हम ध्यान दें, लुइस एस एलेक्जेंडर के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों को पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। यानी लुइस एस एलेक्जेंडर ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक प्रदेशों को पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। यानी ये भी एक, जैसे पृथ्वी तल पर राजनीतिक भूदृश्य भी एक तत्व है, तो उसको एक पृथ्वी के तत्वों के रूप में अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी तरह से ए.ई. मूडी के अनुसार हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतया वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है। इन्होंने ए.ई. मूडी ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो वर्तमान दशाओं पर आधारित है, संबंधित है, किंतु भूतकालीन घटनाओं को आज अवस्थित स्वरूप के परिवर्तन के रूप में भी रखा जाता है। वैसे तो वर्तमान अध्ययन है इसमें राजनीतिक भूगोल में,
लेकिन फिर भी भूतकालीन घटनाओं को आज की परिस्थिति में जोड़कर इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से रिचर्ड मूर के अनुसार बात करें तो राजनीतिक भूगोल राजनीतिक एवं भौगोलिक उपक्रमों के मध्य स्थानगत अथवा क्षेत्रीय अंतर संबंधों को स्पष्ट करता है। मूर के अनुसार बात करें तो राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक और भौगोलिक उपक्रमों के मध्य स्थान के अनुसार अथवा क्षेत्र के अनुसार क्या अंतर है, क्या अंतर संबंध है, इन सब चीजों का उसमें अध्ययन करते हैं। एक और परिभाषा है विगट के अनुसार राजनीतिक भूगोल का अध्ययन उन आंतरिक भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या करना है जो राज्य को विशिष्टता प्रदान करता है। मतलब विगट ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन है जो उन आंतरिक भौगोलिक तथ्यों की आंतरिक भौगोलिक तथ्य जो भी है, जैसे मान लो स्थिति विस्तार है, वहाँ की खनिज संपदा है, वहाँ के जैसे जो भी संसाधन है, उन सब की व्याख्या भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या करता है जो राज्य को विशिष्टता प्रदान करते हैं। राज्य आज जो है, अगर वर्तमान में देखें, कोई भी राज्य का जो विकास है या जो आज मतलब हम उसको जैसे आर्थिक शक्ति के रूप में या जैसे जो अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो कृषि प्रधान है, औद्योगिक प्रधान है या किस रूप में है, तो आज जो उसको विशिष्टता मिल रही है वो वहाँ के भौगोलिक वातावरण के अनुसार है। तो उन सबसे राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। फिर है एसवी कोहेन के अनुसार राजनीतिक भूगोल वह शाखा है जो राजनीतिक उपक्रमों को भौगोलिक परिवेश में प्रस्तुत करती है।